ओके, नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ शोमा पाल, काउंसलर, थेरापिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटिक्स एंड फाउंडर एंड सीईओ, कोच, ट्रेनर एंड फाउंडर एंड सीईओ स्मैक। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ये पॉडकास्ट जो स्मैक डॉक्टर पॉडकास्ट है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मैम डिसेंद्रा बनिक, गायनोकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैम। And thank you so much, ma'am. You are welcome. And this is very big opportunity for our community and our organizations. And today topics, all of you, you know that infertility topic. So listen to everyone and very carefully. And if have any query, any question, you give me inbox me and you give your question comment. Okay. Okay. Please, ma'am, tell me what's about your anything. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर डिसेंट्रा बानिक, मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना डीजीओ और मैसूर से किया हुआ है और डीएनबी दिल्ली से, और फिर अपना इनफर्टिलिटी ट्रेनिंग मैंने केरला से किया है। उसके बाद मैंने अभी कलकत्ता में फिर वापस आके मैंने कलकत्ता में काम करना शुरू किया है। एंड 6 महीने हुआ है मेरा बच्चा हुआ है, मैंने डिलीवरी किया है, मेरा सिज़ेरियन हुआ है। मेरी एक छोटी-सी बेबी बॉय है। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। अभी तो मैं मैटरनिटी लीव में हूँ, अभी कुछ काम नहीं करूँ, मैंने पूरा टाइम मैं अपनी बच्ची पे डेडिकेट कर रही हूँ। और स्लोली देखती हूँ वही। And ma'am, first of all, I want questions that कैसे लग रहा है ये स्मैक पे ज्वाइन करके? आज आपसे फर्स्ट पॉडकास्ट है, बताइए। मैक बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट से लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ओनली डॉक्टर्स के नहीं है, मैंने कुछ टीचर्स भी देखे हैं, कुछ काउंसलर्स देखे हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत सारे फोटोज़, पॉडकास्ट शेयर करते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा है, मतलब एक कम्युनिटी है पूरा कि आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहो, तो यही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है स्मैक, बहुत नॉलेज भी मिल रही है, पॉडकास्ट के थ्रू से हमें काफ़ी नॉलेज मिल रहा है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है अपना टैलेंट शो करने का। आप लोग बहुत सारे कॉन्टेस्ट रखे, अभी तो कुछ दिन पहले पोस्टर कॉन्टेस्ट था, पिक्चर कॉन्टेस्ट था, फेस्टिवल का पिक्चर कॉन्टेस्ट था, तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखे साड़ी में लोगों का, काफ़ी अच्छा है। कीप अप द गुड वर्क। Thank you so much. And without you, especially without you, without all of you, this is not possible. थैंक यू सो मच। Thank you so much again. Okay. So आज जो है वैल्यूएबल टॉपिक है, तो ज़रूर आप लोग सुनिए। ये बहुत हम लोगों का, वुमेन का, स्पेशली वुमेन का बहुत वाइटल प्रॉब्लम होता है। हम लोग सोचते हैं कहाँ पे जाए, किससे बात करें। सभी डॉक्टर सभी टाइम में अब हम लोग बहुत सारे बिजी शेड्यूल है सभी लोगों का। कैसे हम लोग जाए डॉक्टर के पास, और कुछ ऐसे मतलब इंटरनल क्वेश्चन है जो हम लोग डॉक्टर के साथ बात भी नहीं कर सकते उतना टाइम तक। ये पॉडकास्ट जो है आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। और मैंने बहुत सारे को कहा भी है, लेकिन कुछ टाइम की वजह से ज्वाइन कर नहीं सके। फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, डॉक्टर मैम अवेलेबल है, उनका क्लिनिक भी है, और आप ऑनलाइन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और आप स्मैक पे जो है, आप स्मैक्स पे जो कंसल्टेशन है, जो नंबर है, वहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ओके मैम, स्टार्ट करते हैं। So, ma'am, first of all, you tell me what's the main problem in fertility?
इनफर्टिलिटी एक्चुअली क्या होता है, जैसे जनरली इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन होता है कि 1 साल तक, मतलब जो कपल्स 35 ईयर्स के नीचे है, अगर वो लोग इंटरकोर्स, मतलब जो इंटरकोर्स का होने के बाद, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और 35 ईयर्स के ऊपर ये जो टाइम पीरियड है, 1 ईयर, ये कम होके 6 मंथ्स होता है। मतलब 35 के नीचे अगर हो आप, और 1 साल से आप कोशिश कर रहे हो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी, तो ये होता है इनफर्टिलिटी। और 35 के ऊपर लेस देन 6 मंथ से आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो ये होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है कि किसी का एक बच्चा ऑलरेडी है, पर वो सेकंड बच्चा लेने में उन लोगों को दिक्कत हो रही है, मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रहे, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ये प्रॉब्लम क्या ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी? हाँ, एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम आजकल काफी बढ़ रहा है। एंड नॉट ओनली अभी बढ़ रहा है, अभी इन इयर्स टू कम इट विल इंक्रीज मोर एंड मोर। ये बिकॉज कुछ सर्टेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, जैसे कि लेट मैरिज, फिर स्ट्रेस, फिर तीसरा चीज है कि लोगों का अभी क्या है ना कि लेट मैरिज, तो अब अर्ली मैरिज भी कर रहे हैं, दैट्स ओके, पर इशू ले रहे हैं लेट। तो ये सब काफी सारे फैक्टर्स है, ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ hormonal disorders, PCOS, thyroid. So these all disorders, they also contribute to infertility. So that is the reason why it is increasing. ओके मैम, हाउ डू इरेगुलर पीरियड्स अफेक्ट ए वुमन्स फर्टिलिटी? हाँ, इरेगुलर पीरियड्स मतलब क्या होता है हमारा, देखिए इनफर्टिलिटी, फर्टिल मतलब बच्चा कैसे आता है लाइक आपके बॉडी के अंदर, मतलब हाउ हाउ डू यू कंसीव होते हैं ओवुलेशन की, मतलब आपका अगर 28 डेज का साइकिल है, तो 14th डे 14 में आपका ओवुलेशन होगा। और वो ओवुलेशन होने के बाद जो अंडा बाहर आएगा, वो आपके जो स्पर्म्स है उसके साथ फ्यूज होके एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो जाके आपके यूट्रस में इम्प्लांट करेगा, और तभी आप कंसीव हो गए। आपका आप जो मटर्निटी शुरू होता है, कंसेप्शन शुरू होता है, वो तब से शुरू होता है, अगर वो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है। इरेगुलर पीरियड्स में क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता है। दिस इज द रीजन, अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, तो आपका बेसिकली कंसेप्शन ही नहीं हो पाता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, अंडा ही नहीं होता है, तो बेसिकली आपका फिर ये जो आगे का प्रोसीजर ये हो ही नहीं पाता है। दैट इज द रीजन जो पीसीओएस में देखते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस में देखते हैं कि पीरियड्स रेगुलर नहीं होता है, हर महीना महीना नहीं आता है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद आता है। ये लोग कंसीव नहीं कर पाते, ये बिकॉज उन लोगों की ओवुलेशन या एन ओवुलेशन होता है उन लोगों को। बहुत वाइटल पॉइंट है, बहुत हाँ, वाइटल है, बहुत। हम सारे सब कुछ नहीं जानते, और ये पॉडकास्ट के जरिए हम सभी ये मतलब जान सकते हैं, और हम सभी अवेयरनेस हो सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम हाँ, है, हम लोगों को पता नहीं है कि हाँ हम लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैंने ऐसे भी हाँ, देखा है, पीसीओएस पीसीओडी बहुत सारे में है, अभी तक भी है, लेकिन वो खुद को समझता है कि नहीं मेरा अभी ठीक हो रहा है, कुछ महीने पहले हुआ था प्रॉब्लम, लेकिन अभी ठीक हो रहा है, डॉक्टर को नहीं दिखाया, अभी मुझसे कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, बहुत पहले हुआ था अभी ठीक है, लेकिन मैंने उनको कहा कि बाद में अगर होगा तो आप क्या करें, बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। तो वो बिल्कुल। उसका प्रॉब्लम खुद का है, ये मेंटालिटी जो भी जैसे जिन लोगों ने बताया है जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो अवेयरनेस है ना, हम लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है, और हम लोग जान भी नहीं पाते कि जो कर रहे हैं लाइफ में वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बाद हाँ, में टॉपिक आएंगे। तो डज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और हेवी ब्लीडिंग सिग्नल हायर इनफर्टिलिटी रिस्क? यस, दैट इज नॉट कॉजिंग इनफर्टिलिटी। जो कॉज है वो करते हैं। पेनफुल पीरियड्स होता है एंडोमेट्रोसिस की वजह से, हेवी ब्लीडिंग होता है एडिनोमायोसिस की वजह से, फाइब्रॉइड्स की वजह से। सो ये सब आपका इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है, आपका ब्लीडिंग जो होगा वो बहुत पेनफुल होगा,
तो एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ वाइटल कॉज़ जब आप कंसीव नहीं कर पाते हो। एडिनोमायोसिस, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, इसमें भी काफ़ी पेनफुल पीरियड्स होते हैं, किसी-किसी को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। ये सब में आपका क्या होता है, कंसीव नहीं कर पाते। एडिनोमायोसिस में क्या होता है, आपका जो यूट्रस का लाइनिंग होता है वो आपका इम्प्लांटेशन फेवर नहीं करेगा, तो इसलिए आप कंसीव नहीं कर पाते हो। फाइब्रॉइड में पोजीशन ऐसा होता है कि बच्चा, जो आपका जो एम्ब्रियो होगा वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है। तो ये बेसिकली जो कॉज है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। एज सच वो मतलब वो डायरेक्ट रीजन नहीं है। वो कॉज जिसके वजह से आपका पेनफुल पीरियड्स या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है वो आपका इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ओके। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अभी जो ओमन का जो प्रॉब्लम है पीसीओएस पीसीओडी, तो अभी जान सकते हैं कि हाँ पीसीओएस का सिम्टोम ये है, पीसीओडी का सिम्टोम ये है, लेकिन बहुत सारे रूरल एरिया में जो बहुत मतलब उतना डेवलप भी नहीं है, सर्कल जो है, जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी के लोग भी है वहाँ पे रहते हैं, स्पेशली वुमेन जो घर पे है, मतलब जो भी अपने माता-पिता के घर पे भी है और ससुराल पे भी है। बहुत सारे लोग अवेयरनेस नहीं है और ये भी है मतलब वुमेन्स का बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये भी है कि रिलेशनशिप में आके मैंने ये भी देखा है पीसीओएस हो गया और उसके बाद में ब्रेकअप भी हो गया और उसके बाद में शादी भी नहीं कर रहे हैं, एज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो खुद डिप्रेशन में चला गया। मतलब लाइफ इज़ हेल हो गया, ऐसे भी है। क्रिटिकल हाँ, क्रिटिकल केसेस है। फिर ये जो सोसाइटी वाला है, वो लड़की को ही मतलब पॉइंट कर रहा है कि तुम्हारा ही सारा काम है, तुम्हारा ही सारा खेल है। मतलब ये जो सिचुएशन हैंडल करना पड़ता है, तो उसके बाद अगर वो थोड़ा देर करके ऐज का थोड़ा देर करके जो अगर शादी करेंगे, तो उनका क्या कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा? देखिए लेट मैरिज करना एज सच आजकल देखिए साइंस बहुत इम्प्रूव कर चुका है। आई वोंट से कि सबका ये होता है, मे बी आई मीन 6 आउट ऑफ 10 पीपल जो लेट मैरिज करते हैं वो कंसीव कर पाएंगे। मे बी 4 पीपल विल हैव सम डिफिकल्टी। एक्चुअली लेट मैरिज मतलब आप क्या मतलब, लेट मैरिज को कंसीव करने में प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जब आप आपका जब उम्र ज़्यादा हो जाएगा 35 के ऊपर, आपकी जो एग क्वालिटी और एग का नंबर वो बहुत जल्दी घटता है, कम हाँ, होता जाता है। हाँ, हाँ, 40 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा। और उस टाइम पे तो आपका प्रेगनेंसी भी, अगर आप प्रेग्नेंट भी होते हो तो भी आपका कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम बढ़ता है। हुँ, ओके, सो 35 के ऊपर जनरली आपका एग क्वालिटी कम होता है, एग नंबर कम होता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो काफी सारा चीजें इसीलिए बोलते हैं कि लेट मैरिज है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर अगर आप शादी करते हो, बच्चा कर लेते हो तो इट इज गुड। बट नाउ डेज थिंग्स हैव चेंज्ड, आईवीएफ हैज बिकम फार फार मोर हुँ, एडवांस्ड। तो विद दैट यू कैन इजीली कंसीव एंड यू कैन इजीली डिलीवर। बट यस, 35 के ऊपर आप कंसीव तो कर लोगे आईवीएफ से, पर जितना आपका उम्र बढ़ेगा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी उतना होगा। सो राइट, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि चलो आप आईवीएफ डॉक्टर के पास गए, आईवीएफ कर लिया, हो गया नहीं, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस भी होता है, ठीक है, तो वही कुछ चीजें हैं। राइट, ओके। Next questions, ma'am. Does early marriage or very late marriage? Oh, same questions. Okay. Next question. How do lifestyle changes after marriage, such as stress or adjustment, influence fertility? एक्चुअली स्ट्रेस में क्या होता है, हम लोग भी बोलते हैं कि मतलब आईवीएफ के बाद या आईवीएफ के दौरान बहुत सारे काफ़ी लोग स्ट्रेस लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ नॉट कंसीविंग। स्ट्रेस में क्या होता है, बेसिकली एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये कॉर्टिसोल क्या करता है, आपको मतलब आपका सेक्स ड्राइव को कम कर देता है। कॉर्टिसोल की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी ओवुलेशन नहीं हो पाता है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है, आपकी जो एग क्वालिटी है
वो भी थोड़ा कम हो जाता है, क्वालिटी भी खराब हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स, ये जो आपका मैरिटल, ये जो स्ट्रेस, इट शुड नॉट बी टेकन। इसलिए काफ़ी लोग बहुत सारे टाइम में ना आईवीएफ करने के बाद हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफ़र के बाद बोलते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सो जाओ, अच्छे से आप सो जाओ, 8 आवर्स अ डे गुड स्लीप शुड बी टेकन, कैफ़ीन इंटेक थोड़ा कम कर दो। तो ये सब बेसिकली आपका हार्मोनल लेवल्स को ठीक करने के लिए, स्पेशली कॉर्टिसोल लेवल्स को, ये सब कुछ नॉर्मल आपको रखने के लिए। इनफैक्ट ये नेचुरल प्रेगनेंसी में भी यही है। बहुत सारे लोग दवाई खा के प्रेगनेंसी होने के चांसेस करते हैं, पर वो नहीं हो पाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये भी आपका एग क्वालिटी को हैम्पर करता है। तो ये सब, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपका इनफर्टिलिटी, आपका इनफर्टिलिटी के लिए। Okay. Can repeated miscarriages increase infertility risk in women? ये एक्चुअली रिपीटेड मिसकैरेज एज सच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी, पर उसका कॉज करता है, क्यों हो रहा है। रिपीटेड मिसकैरेजेस काफी कारणों को नहीं हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है कि आपकी बॉडी में आपका कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपका आपका और आपका हस्बैंड का। देखिए, अबॉर्शन में जब बच्चा आपके अंदर आता है तो वो बेसिकली दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। पापा का सीमेन का भी कंट्रीब्यूशन रहता है और मदर का एग का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर आप दोनों में ही या किसी एक में कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी हुआ तो वो बच्चा इनहेरिट करेगा, और बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो मिसकैरेज हो जाएगा। तो रिपीटेटिव मिसकैरेज का कॉजेस क्या हो सकता है? एक होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, मदर फादर में जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। एक मदर में इम्यूनोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, मतलब माँ में ही कुछ इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा है। तीसरा चीज क्या हो सकता है? फाइब्रॉइड है कोई यूट्रस में, यूट्रस में कोई ट्यूमर होगा, या आपका कुछ Infection? यूट्राइन लाइन। हाँ, Infection भी हो सकता है. हाँ, इन्फेक्शन भी हो सकता है। यूट्रस के अंदर में कोई फाइब्रॉइड, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई पॉलिप है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बच्चे वो ठहर नहीं रहा है वो, ठीक है? या आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है? जैसे आपका शरीर में एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो एस्ट्रोजन लेवल्स का काफ़ी ज़्यादा है, हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसकी वजह से आपका रिपिटेटिव अबॉर्शन हो रहा है। तो कॉज़ इज़ इम्पोर्टेंट। As such, repetitive miscarriage does not contribute to infertility, but the cause is important. So that is it. Even hypothyroidism, prolactin high levels, PCOS, कभी कभी PCOS as such repetitive miscarriage नहीं करता, पर थायराइड, प्रोलैक्टिन हाई, ये सब करता है। यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिपीटेटिव मिसकैरेज होता है। ओके मैम, ये जो मिसकैरेज जो होता है या इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है, ये क्या फैमिली बैकग्राउंड से कोई आता है? यस यस यस, ओके. हो सकता है। जैसे कि मदर फादर, मानिए कि मैंने देखा, मेरे मेरे मैंने जब अपना ट्रेनिंग ले रही थी, मैंने केरला से ट्रेनिंग लिया था, तो वहाँ के लोग एक्चुअली, कलकत्ता में क्या नॉर्म है, रिपीटेटिव मिसकैरेज हो रहा है, आप फर्टिलिटी सेंटर में आओगे तो वो लोग तुरंत आपको बोलेंगे कि आप डोनर साइकिल में जाओ। पर केरला में जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया था वहाँ पे डोनर साइकिल्स नहीं होता था, लोग वहाँ पे खुद से ही करवाने आते थे। तो मैंने किसी-किसी को देखा था 4 मिसकैरेज, 7 miscarriage, 10 miscarriage. I had seen a couple with 10, 11 miscarriages coming for a final try with their own eggs. तो उन लोग में क्या होता है, बेसिकली उन लोगों का प्रॉब्लम ही यूट्रस होता है। सारा टेस्ट करवा लिया, सब नेगेटिव है, तो उसका प्रॉब्लम यूट्रस है। अल्टीमेटली दे हैव टू गो फॉर सरोगेसी। सो बेसिकली यही द कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी, कॉज ऑफ रिपीटेटिव मिसकैरेज इज दैट थिंग। एक और कपल आया था, मालदीव से आए थे वो कपल, उनका भी कुछ 3 अबॉर्शंस थे। फिर हमने कैरियोटाइपिंग कराया, कपल का कैरियोटाइपिंग में निकला कि उन दोनों में जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है। फिर हम लोगों ने आईवीएफ किया, आईवीएफ करके एक एक टेस्ट होता है जिससे हम मतलब 5 एम्ब्रियो, मतलब जितने सारे एम्ब्रियो है उसमें से जो एम्ब्रियो अच्छा है वो एम्ब्रियो को सिलेक्ट करके हम फिर उसको इम्प्लांट करवाए, एंड दे आर नाउ, दे सक्सेसफुली डिलीवर्ड। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आर रिकरेंट मिसकैरेज मतलब आरपीएल का कॉज क्या है, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। वेरी गुड. बहुत कुछ पता चल रहा है. हाँ बहुत कुछ हम लोगों को मालूम नहीं है. ये पॉडकास्ट के जरिए बहुत कुछ पता चल रहा है एंड एग्जैक्टली। अवेयरनेस भी हो रहा है. Does weight gain
Okay, weight gain after marriage affect fertility? हाँ, देखिए वेट गेन एज़ सच आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, व्हाटएवर इट डज़ अफेक्ट फर्टिलिटी। एक्चुअली ओवरवेट में क्या होता है, जैसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जिसकी वाइफ को पीसीओएस है, पीसीओएस में वेट गेन होता है, Hmm. थायराइड में वेट गेन होता है। तो वेट गेन डज़ कंट्रीब्यूट, क्योंकि वेट गेन में क्या होता है ना, आपके शरीर में एस्ट्रोजन लेवल्स हाई होता है, और अगर एस्ट्रोजन हाई होता है तो आपका इनफर्टिलिटी होने का चांसेस ज़्यादा है। एस्ट्रोजन लेवल्स हाई होने में क्या होता है, आपका जो एग है ना, एग का क्वालिटी कम हो जाता है। एग का क्वालिटी कम हो जाएगा मतलब जो एम्ब्रियो आपका बनेगा वो तो अच्छा नहीं होगा, तो वो इम्प्लांटेशन अगर हो भी रहेगा तो फिर मिसकैरेज हो जाएगा, या वो इम्प्लांट ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मोस्ट ऑफ द कपल्स जो, इवन हम लोग आईवीएफ में भी क्या बोलते हैं कि ट्रांसफर से पहले हम लोग बोलते हैं कि वजन कम करो, पिकअप वगैरह सब हो गया, एम्ब्रियो रेडी है, लैब में सब रेडी है, लेकिन ट्रांसफर से पहले हम मिनिमम बोलते हैं 5 केजी। अगर आप 5 केजी भी कम करते हो तो भी आपका फर्टिलिटी में वो 15% फर्टिलिटी आपका इंक्रीज करता है, Okay. 15% फर्टिलिटी का चांसेस बढ़ जाता है अगर आप 5 केजी भी घटाओ तो। पर वही है कि कपल्स को एक्चुअली कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि आप एक्सरसाइज करो। Hmm. तो दैट इज द थिंग, मतलब अब कितना भी बोलो कम करो, कोई मतलब एट द एंड कोई आता ही मतलब होता ही नहीं है, वो गोल ही नहीं अकम्प्लिश कर पाते हैं। Hmm. तो वही, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आफ्टर कंसीविंग ऑल्सो। ओबिसिटी इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी। Right, right. ये हस्बैंड का जो वेट है वो क्या अफेक्ट करता है? वो affect- हस्बैंड का वेट एज सच उतना इफेक्ट नहीं करता है, टू सम एक्सटेंड इफेक्ट करता है, पर हस्बैंड का जो वेट है नहीं इफेक्ट करता, हस्बैंड का जो स्मोकिंग या अल्कोहल वो इफेक्ट करता है, वेट उतना नहीं, पर हाँ बेबी मतलब मदर का वेट डेफिनेटली इफेक्ट करता है। हाँ, okay, ma'am. Next question is how do hormonal changes linked with period cycle play a role in fertility? एक्चुअली हार्मोनल साइकिल्स, यही मैंने बोला ना जी, कि पीसीओएस में पहले भी बोला था मैंने, जो पीसीओएस में जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, आप 2 महीने 3 महीने पीरियड्स नहीं होते आपका, तो आपको ओवुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप फर्टाइल नहीं हो पाते, ओवुलेशन नहीं हो पाता है मतलब आपका एग भी नहीं बन रहा है, तो वो आपका आप कंसीव नहीं कर पाते हो। सेम फिर क्या होता है, अगर आपको पीसीओएस में क्या होता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होता है, तो ईस्ट्रोजन लेवल्स आपका जो एग का जो क्वालिटी है वो कम कर देता है। एग का क्वालिटी कम हो जाएगा मतलब आपका जो एम्ब्रियो भी जो होगा, वो एम्ब्रियो का भी आप अच्छा एम्ब्रियो नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा, और अगर इम्प्लांटेशन होता भी है तो वो मिसकैरेज होगा। सो दिस इज द वे, इवन थायराइड भी रिपीटेटिव मिसकैरेज करता है। तो ये सब कारण की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी। लड़कों में क्या होता है, अगर आपका लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो उनको क्या होता है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है, उन लोगों का सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम होता है, मतलब कम होता है, सीमेन ठीक ठाक नहीं रहता एनालिसिस। तो ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी टेकन टुगेदर। एंड मैम जो एडल्ट एज में आते हैं जो लड़कियां, बहुत सारे पीरियड लेके क्वेश्चन क्वेरी होता है, मतलब बहुत सारे इंट्रोवर्ट है, बहुत सारी लड़कियां मतलब इमोशनल इंट्रोवर्ट पहले आता है, तो ये जो इंट्रोवर्ट पीरियड लेके है, अ, जो भी स्कूल पे जाता है, जो भी कॉलेज पे जाता है, बहुत सारे लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो किसको बताए। ऐसे भी सिचुएशन आता है कि घर वालों को भी पूछ नहीं सकते कि हाँ, मुझे मेरे साथ ऐसे हो रहा है। जैसे कि पीरियड ठीक-ठाक हो रहा है, लेकिन अ, वो जो स्कूल पे गया, मैंने भी ऐसे देखा है, स्कूल पे गया, कुछ पेन आया, लोअर बेली पे कुछ स्टोमक पे पेन आया, इसके वजह से अ, बिना प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो मेडिसिन शॉप पे गया और मेडिसिन ले लिया, जस्ट इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए ले लिया और पेन रिलीफ हो गया। इसके बाद घर वालों को पता नहीं चला कि हाँ, वो पेन रिलीफ करने के लिए एक दिन मेडिसिन खाया, लेकिन इसके बाद
जो भी प्रॉब्लम, जो भी वो जो पेन आता है, जो भी करता है, ये वो खुद ही वो जो मेडिसिन है वो ले लेता है। ये जो सोसाइटी का जो एक थिंक है, थॉट प्रोसेस है, इससे कैसे बाहर आए? एक्चुअली पीरियड्स का पेन 2 टाइप का होता है। एक होता है से पहले एक पेन होता हुँ, है हुँ, और एक होता है पीरियड्स के टाइम पे हुँ, 48 आवर्स जो पीरियड्स का हुँ, फर्स्ट डे या सेकंड डे में आपका जो पेन रहता है। हुँ, तो वो पेन बेसिकली नॉर्मल किसी-किसी का नॉर्मल ही होता है। आप जितना भी हुँ, अल्ट्रासाउंड करा लो, ये करा लो, वो करा लो, हुँ, फैलाना-ढिलकाना जितना भी करा लो, सब हार्मोनल टेस्ट सब नॉर्मल रहते हैं। उनको भी बोलते हैं कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। हुँ, ठीक है, वो नॉर्मल होता है, वो 1 दिन लास्ट करता है, 2 दिन लास्ट करता है, फिर वो हो जाता है। हुँ, और एक होता है जो आपका पीरियड से पहले आता है, मतलब 7 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स के बाद भी रह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उसको हम हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया बोलते हैं और जो आपका पीरियड्स का फर्स्ट 2 दिन में आता है वो स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया बोलते हुँ, हैं। तो वो जो पीरियड्स के पहले जो पेन आता है, वो आपका कुछ लिंक्ड होता है कुछ यूट्रस की प्रॉब्लम से, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर लिंक्ड टू ऑल दीज थिंग्स। तो वो सब के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है पड़ेगा। एंड बट जो आपका पीरियड्स के टाइम में भी आता है, जो पीरियड्स का पेन के लिए जो आता है पीरियड्स का फर्स्ट 2 दिन वो नॉर्मल होता है, वो आप पेन किलर्स खाओगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ये जो आपका जो ये जब पीरियड का पेन आएगा आता है, ठीक है, पीरियड जब होगा जब पेन आएगा, ये सब का जो आपका जो इंफॉर्मेशन ये सब तो स्कूल में आपको जो बेसिकली खुद बनता छोटे है, हाँ, छोटे बताइए। बच्चों को हाँ, हाँ, जिन लोग का पीरियड्स अवेयरनेस नया नया देते शुरू हैं। होगा, हुँ, हुँ, ठीक है, उन लोगों को बेसिकली पहले तो चीज है इन लोगों को पेरेंट्स को बोलना चाहिए हुँ, एंड द हुँ, पेरेंट्स शुड एक्चुअली टेक देम टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। हुँ, सिर्फ हुँ, आप दवाई खाने से दवाई खरीद के राइट, उसको दे दिया, दैट एग्ज़ैक्टली, इज नॉट डन। राइट, ठीक है, व्हाट इफ शी लैंड्स अप शी हैज फाइब्रॉइड, व्हाट इफ शी हैज एंडोमेट्रियोसिस यस, इन अ स्मॉल एज। यस, ओके, एक आई हैव सीन अ पेशेंट, शी वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड, मेरी हॉस्पिटल की सिस्टर की बेटी थी। ट्रिमेंडस पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ट्रिमेंडस पेन, बहुत पेन, मतलब उसको इंजेक्शन लिटरली देना पड़ता था। हुँ, फिर उसका मम्मी नर्स थी, इसीलिए वो आके हम लोगों को कंसल्ट किया था। उसने अपने अपने डॉटर को नहीं लेके आई, वो हुँ, खुद आई थी कि उसको हुँ, बहुत पेन होता है, तो हम लोगों ने बोला अब यहाँ से एक अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड कराया, उसको एंडोमेट्रियोसिस निकला। उसने अर्ली ट्रीटमेंट शुरू किया, विद इन 6 months her endometriosis was gone, so she was relieved. So that is why I'm telling you कि आप इसको ना, मतलब लोगों को ऐसे बस दवाई खाने से, दवाई खरीद के देने से ही काम नहीं चलेगा। राइट, डॉक्टर के पास आओ, डॉक्टर से एक कंसल्ट कराओ, एक हुँ, अल्ट्रासाउंड कराओ, देखो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। हुँ, अगर आप हुँ, उसका ट्रीटमेंट आप जल्दी शुरू करोगे तो वो चीज बढ़ेगा नहीं। एक जो चीज देखिए, एक आपके शरीर में जो चीज आ गया है उसको आप कंप्लीटली तो आप उसको नॉर्मल नहीं कर पाओगे, जैसे कि हुँ, फाइब्रॉइड। हुँ, हुँ, अगर आपके शरीर में फाइब्रॉइड आ गया, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो वो कंप्लीटली आप वो नहीं कर पाओगे, हुँ, हुँ, मतलब उसको आप ट्रीट नहीं कर पाओगे। वो आप क्या कर सकते हो, उसको आप हर 6 मंथ्स या 1 ईयर तक आप स्कैन करके देख सकते हो कि वो बढ़े ना। हुँ, दैट इज व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम इंक्रीजिंग। हुँ, देयर आर सर्टेन कंडीशंस जैसे पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ये कम हो जाता है। हुँ, हुँ, पर फाइब्रॉइड ऐसी चीज है, आप उसको ऑपरेट करके जब तक नहीं निकालोगे वो साइज छोटा हो जाएगा, पर वो कंप्लीटली नहीं ठीक होगा। हुँ, आपको बस हर स्कैन कर करके देखना है कि वो बढ़े ना साइज। हुँ, ओके, तो आप जितना जल्दी डायग्नोस कर पाओगे उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले पाओगे, वो उतना जल्दी आपके लिए बेटर होगा। So that's why always approach to a gynecologist, whatever it is. Okay, if the pain is सिर्फ 1 दिन तक रहता है, 2 दिन तक रहता है, whatever it is, get a scan done, get a gynecologist appointment. If there is nothing, there is nothing. Well and good. If there is something, take treatment and get the cure, rather than waiting it for too long. मतलब जब शादी होगा, तब जब प्रॉब्लम शुरू होगा, ठीक हाँ, है, हाँ, तब आप जाके एग्ज़ैक्टली, गायनेकोलॉजिस्ट को हुँ, दिखाओगे, हुँ, है ना? ये होता है, सो दैट इज द थिंग। ये होता है, ओके। एंड मैम व्हाट रोल डू फैमिली प्लानिंग चॉइसेस लाइक डिलेड प्रेगनेंसी प्ले इन इनफर्टिलिटी रिस्क? Delayed pregnancy does do, they do, like you are getting married in the age of 25 and you are delaying your pregnancy till 34, like 8 9 years you are not getting, just because of your career, आप career करोगे, पढ़ाई करोगे, ये करोगे, delay कर लो,
आप कर लो, मतलब एक सर्टेन एज पे होता है, विदिन 35 तक आपका फैमिली मेरे ख्याल से तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, बट नाउ डे साइंस, मैंने वही बोला है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आईवीएफ, अगर आप ठीक है, आपके पास पैसा है, आप हजारों फर्टिलिटी क्लिनिक में जा सकते हो, देन यू कैन वेट। if you are fine with going with IVF, but to be Yes. very honest, IVF भी बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो इंजेक्शंस आपको पड़ते हैं, मैंने खुद Mhm. का काफी सारे लोगों से पूछा है, यहाँ से मैं ट्रेनिंग लिया था, काफी सारे लोग मतलब वो खुद आके मुझे बोलते थे कि जो इंजेक्शंस में बहुत हार्मोनल मतलब चेंजेस होता है। हाँ, हाँ। व्हाट वी गिव इज आर हार्मोनल इंजेक्शंस ओनली। Yes. ट्रांसफर से पहले हम काफी सारे ईस्ट्रोजन देते हैं। तो वही वो आपको ना, ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन आपको वो हॉट, मतलब आपको बॉडी में ना वो एक कुछ सेंसेशन फील कराएगा, बॉडी में कुछ Mhm. चेंजेस फील कराएगा, Of course, of है course. ना? तो ये कुछ होता है, ये कुछ लोग, एवरी वुमन गोज थ्रू इट। आप जब वो इंजेक्शंस लोगे, आप खुद ही फील कर पाओगे कि Yes. शरीर में कुछ चेंजेस हो रहा है। हाँ, तो अगर आप यू आर ओके विद ऑल these थिंग्स, यू आर ओके विद spending money on IVF, you're okay with taking thousands of appointment and planning pregnancy later, then that's up to you. But if you are okay, but if you are marrying early, okay, and if you are completing your family early, then I feel that's okay. Natural pregnancy is anytime better than an IVF pregnancy. That's all. So that is up to you, but yeah, delay pregnancy तो मत करना चाहिए। within 35 family complete कर लो, एक healthy mother और एक healthy baby, तो what is that what we want? Who wants to have a baby in NICU, a high risk pregnancy? Who wants to have it? तो किसी को नहीं चाहिए right. ना, सबको healthy mother और healthy baby तो Mhm. चाहिए, ultimate तो Mhm. वही aim होता है। Of वही। course. And then one questions, अभी जो सभी कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया के हम लोग को थ्रू पता चल रहा है कि वो जो एग होता है वुमन का, वो हम्म, स्टोर कर रहे हैं। हाँ। ये अभी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है, कर भी रहे हैं। और हम लोगों को भी पता चल रहा है कि हाँ, एग को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी किया है एग को स्टोर, उनको लगता है कि अगर शादी नहीं हुआ, अगर शादी हम लोग नहीं करेंगे, अगर शादी उस लेवल तक नहीं जाता है, क्योंकि अभी तो ऐसे भी हो रहा है दुनिया में, 1 महीने, 1 दिन, 1 साल में डाइवोर्स हो रहा है। डाइवोर्स क्या, कोई कनेक्शन भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। फिर भी एक वुमन का नीड होता है एक बच्चा, क्योंकि हम लोगों का एक माँ दुर्गा का एक है शक्ति, जो भी काइंडनेस, जो भी इमोशनल, जो भी है, हम लड़कियों का एक इमोशनल साइड बहुत सारे हैं कि हम लोग माँ और एक बच्चा हम लोग को चाहिए। हस्बैंड हम्म, अच्छा हो ना हो, एक बच्चा हम लोगों का अच्छा चाहिए। ये हाँ। हम सारे वुमन का एक टाइम पे आता है, ये जो एडल्ट स्टेज पे जो है अभी नहीं उतना समझेंगे, लेकिन एक स्टेज पे आता है कि हम लोगों का एक बच्चा चाहिए, हस्बैंड हो या ना हो। तो ये कैसे ठीक-ठाक क्या है ये डिसीजन लेना? हाँ, एक स्टोर तो आप कर सकते हो, काफ़ी सारे मॉडल्स, एक्ट्रेसेस ये कर रहे हैं। अगर आप इवन ये कलकत्ता में आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा है। बेसिकली इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा लेट बच्चा करना चाहते हो, यू कैन स्टोर योर एग्स, बट इतना भी लेट मत कीजिए। देखिए बच्चा तो ठीक है आपका हो जाएगा, बट हुँ, हुँ। ऑलवेज थिंक ऑफ इट कि अगर आपका एज भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपका प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होगा। प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 40 ब्रिंग्स आपका हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है, आपको हुँ, हाइपरटेंशन हो सकता है, इन एडिशन टू द रिस्क रिलेटेड टू आईवीएफ। हुँ, आईवीएफ में हम जब ट्रांसफर करते हैं ना, तो हम लोग कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हुँ, जिसकी अलग से ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। हुँ, जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, जैसे रिसर्च हुआ है, हम लोग जो प्रोटोकॉल से आईवीएफ का ट्रांसफर करते हैं, उनका अलग से कुछ साइड इफेक्ट्स होता है। हुँ, जैसे कि आप हम लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करके ट्रांसफर करते हैं, उसमें वो सब प्रेगनेंसीज में प्रेशर होना चांसेस बढ़ जाता है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बेबी का चांसेस बढ़ जाता है। तो इनका इस सारा प्रोटोकॉल का अलग से उनका कुछ साइड इफेक्ट्स है, हुँ, नॉट साइड इफेक्ट्स, कुछ रिस्क फैक्टर्स है। हुँ, पर एट द सेम टाइम अगर आप आपका एज भी बढ़ गया,
ठीक है, आपका एज भी ज़्यादा है, तो वो जो बेबी कंसीव करने के बाद आपका रिस्क और डबल हो जाएगा। You getting it? So it is good thing. You for instance, for आपका एज अभी 20 साल का है, ठीक है? आप आपका एग 21 साल से हम बेसिकली कर सकते हैं ये सारे प्रोसीजर्स। आपका मानो आपका एज अभी 21 है, आप आपका एग आप प्रिजर्व करके रख लो, फाइन। आप 32-33 ईयर्स में शादी कर रहे हो और फिर आप कंसीव कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदिन 35-36 यू कंसीव, नो देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जितना आपका एज बढ़ेगा, जनरली आपका जो एग्स है ना, वो फ्रॉम द बर्थ आपका एग्स कम होता जा रहा है। द डे यू आर टेकिंग बर्थ, योर एग्स आर कमिंग डाउन। ठीक है, सो slowly every year our fertility is actually coming down, our egg number, our egg quality, they're all coming down. So yes, if you are preserving your eggs and you are planning to get pregnant later on, that's okay, that's a good decision. You can do that. It's very good decision. So, ma'am, thank you so much. And if you want to share any your experience, any your this topics related, anything you can share. I would just like to say कि infertility एक ऐसा टॉपिक है जो अभी इट्स अ बूमिंग टॉपिक नाउ। अभी आजकल काफी सारे कपल्स आ रहे हैं, नॉट ओनली पहले जैसे कि थोड़ा हाई सोशल हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा वाले लोग आते थे, फर्टिलिटी क्लिनिक्स विजिट करते थे क्योंकि उनको ही ये प्रॉब्लम्स होते थे। बट नाउ आई सी लॉट ऑफ पीपल, इवन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा वाले भी काफी सारे लोग आते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। पेरिफेरी से काफी सारे लोग भी आते हैं। वो लोग बस एक बेबी के लिए, जिस ऑल दे वांट इज अ बेबी, so they come, they take a lot of treatment. I have seen couples selling their gold jewelries for the sake of IVF treatments also. So it's actually, infertility is a problem right now. And ye maximum, most of the causes of infertility is lifestyle, khana, the food habits, lifestyle, hormonal causes in the females. और अभी आजकल तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी काफी बढ़ गया है। हस्बैंड के लिए फर्टिलिटी भी काफी सारा बढ़ गया है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी तो बढ़ गया है और काफी इन द फ्यूचर और भी इंक्रीज करेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, द हैबिट्स, so all these things contribute to male factor infertility. So that is why अगर कोई भी कपल, that's why मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी कपल को कोई भी कपल अगर को ये प्रॉब्लम हो रहा है, बेबी कंसीव होने की प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। ठीक है, ऐसे कोई लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के ये मेडिसिन खाना, वो मेडिसिन कर, इसमें वेस्टेज ना करके आप प्रॉपर इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाइए, प्रॉपर इनफर्टिलिटी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट करके यू कंसीव एंड देन यू प्रोसीड। Oh, follow me. ठीक है, क्या है, अभी हम एंड कर सकते हैं क्या? Okay, okay. Thank you so much. Okay, कुछ कुछ कह के मैं बता रही हूँ।